टेक की दुनिया में ना बड़े से बड़ा नाम भी कभी-कभी ऐसी गलतियां कर बैठता है जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की, एक ऐसा ब्रांड जिसने हमें एक से बढ़कर एक कमाल के इनोवेशंस तो दिए, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे विवाद भी दिए जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक सबके सामने बार बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर सकती है और फिर भी मार्केट में टॉप पर बनी रहती है। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? अरे लिस्ट लंबी है। जेब में आग पकड़ते फोन, एक ऐसी चिप लॉटरी जिसमें आपकी किस्मत इस बात पर निर्भर थी कि आप रहते कहाँ हैं, हजारों लाखों के फोन में आने वाले विज्ञापन, परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा धोखा, और हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स जो जबरदस्ती दिए गए जिनकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब सैमसंग का हार्डवेयर तो कमाल का था, पर उसका सॉफ्टवेयर वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बदनाम टचविज की। देखिए, सैमसंग का इरादा बुरा नहीं था। वो चाहते थे कि उनका फोन गूगल के स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब एकदम सादे वाले एंड्रॉयड से कुछ अलग, कुछ ज्यादा एडवांस लगे। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। एडवांस बनाने के चक्कर में फोन इतना धीमा और लैगी हो गया कि पूछिए मत। ज्यादा फीचर्स डालने के लिए सॉफ्टवेयर इतना भारी भरकम बना दिया कि वो फोन की रैम, यानी उसकी जो वर्किंग मेमोरी होती है, उसे पूरा का पूरा खा जाता था। और एक यूनिक एक्सपीरियंस देने के बजाय लोगों को मिले ढेरों फालतू के ऐप्स, जिन्हें ब्लोटवेयर कहते हैं, जो बस फोन में पड़े पड़े जगह घेरते थे। इसका असर कितना बुरा था, जरा सोचिए। आपने 16 GB वाले फोन के पूरे पैसे दिए, लेकिन टचविज और इन फालतू ऐप्स की वजह से आपके हाथ में इस्तेमाल के लिए बची सिर्फ 8 GB जगह। मतलब आधी स्टोरेज तो यूं ही चली गई। ये तो ऐसा हो गया कि आपने नई कार खरीदी और आपको बताया गया कि आप सिर्फ 2 ही टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है, लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अच्छा, तो ये तो हुई सॉफ्टवेयर की बात। अब आते हैं हार्डवेयर के एक बहुत बड़े विवाद पर, जिसे लोगों ने नाम दिया एक्सिनोस चिप लॉटरी। मतलब एक ऐसी लॉटरी जिसमें एक ही फोन के लिए आप पैसे तो बराबर दे रहे थे, लेकिन आपको एक कमजोर फोन मिल रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप गलत देश में थे। अब देखिए, फोन का जो दिमाग होता है ना, वो है उसका प्रोसेसर। सैमसंग अपने सबसे महंगे फोन में 2 अलग अलग प्रोसेसर यूज करता था। एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन और दूसरा उनका खुद का बनाया एक्सिनोस। अमेरिका जैसे कुछ देशों में स्नैपड्रैगन वाला मॉडल बिकता था, जो गेमिंग में एकदम मक्खन चलता था, बैटरी भी कम खाता था और गर्म भी नहीं होता था। और बाकी दुनिया को क्या मिला? एक्सिनोस प्रोसेसर, जिसमें गेम अटक अटक कर चलते थे, बैटरी पानी की तरह बहती थी और फोन तवे की तरह गर्म हो जाता था। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। और ग्राहकों का गुस्सा वो इस एक लाइन में साफ झलकता है। आप एक घटिया फोन के लिए भी उतने ही पैसे दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका में नहीं रहते। इस भेदभाव ने सैमसंग पर लोगों के भरोसे को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। दुनिया भर के फैंस को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और फिर आया सैमसंग के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक संकट। एक ऐसी आपदा जिसने सिर्फ कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी नोट 7 की आग उगलती तबाही की। ये कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी है। अगस्त 2016 में फोन लॉन्च हुआ और आते ही उसे साल का बेस्ट फोन कहा जाने लगा। लेकिन बस कुछ ही हफ्तों में फोन के जलने और फटने की खौफनाक खबरें दुनिया भर से आने लगी। कंपनी में घबराकर फोन वापस मंगवाए, पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बदले हुए सेफ फोन भी आग पकड़ने लगे। अक्टूबर आते आते हालत इतने खराब हो गए कि सैमसंग को दुनिया भर से नोट 7 को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जांच में पता चला कि फोन को और पतला बनाने की जिद में बैटरी को अंदर बहुत ज्यादा ठूस-ठूस कर पैक कर दिया गया था। इस डिजाइन की गलती और बैटरी बनाने में हुई कुछ गड़बड़ियों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, और नतीजा एक जलता हुआ फोन जो कभी भी फट सकता था। चलो, आग वाला किस्सा तो बहुत सीरियस था। अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जिसने किसी को फिजिकली नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पर हाँ, लाखों यूजर्स को मेंटली परेशान जरूर किया। ये कहानी है एक बिन बुलाए मेहमान की, जिसका नाम था बिक्सबी बटन। सैमसंग ने गूगल असिस्टेंट को टक्कर देने के लिए अपना खुद का वॉइस असिस्टेंट बनाया बिक्सबी।
आइडिया तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इसे हम पर थोपने के लिए फोन के साइड में एक अलग से बटन ही दे दिया। सोचिए, एक फिजिकल बटन जो मदद करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ परेशान करने के लिए बनाया गया था। बिक्सबी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? पहली बात, ये गूगल असिस्टेंट से काफी धीमा था और गलतियां भी ज्यादा करता था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी वो बटन। शुरू में तो आप उसे बंद भी नहीं कर सकते थे। तो होता क्या था, आप फोन को नॉर्मली पकड़ते थे और गलती से बटन दब जाता था और बिक्सबी स्क्रीन पर आकर खड़ा हो जाता। ये एक ऐसा फीचर था जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय खुद ही एक प्रॉब्लम बन गया था। अब बात करते हैं सैमसंग के एक बहुत बड़े सपने की, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की, दुनिया का पहला मेन स्ट्रीम फोल्डेबल फोन। गैलेक्सी फोल्ड एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इसका लॉन्च एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। जैसे ही शुरुआती रिव्यू यूनिट्स टेक एक्सपर्ट्स के पास पहुंची, बस हड़कंप मच गया। किसी की स्क्रीन सिर्फ 2 दिन में टूट गई, तो किसी ने स्क्रीन पर लगी एक बहुत जरूरी प्रोटेक्टिव लेयर को मामूली स्क्रीन गार्ड समझकर उखाड़ दिया और डिस्प्ले खराब हो गया। और सबसे बड़ी डिजाइन की गलती ये थी कि फोन के हिंज, यानी जहां से वो मुड़ता था, उसके अंदर धूल मिट्टी घुसकर स्क्रीन को अंदर से ही तोड़ रही थी। इस पब्लिक बेइज्जती के बाद सैमसंग ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तुरंत फोन का लॉन्च रोक दिया, डिजाइन की सारी कमियों को ठीक किया, हिंज को और मजबूत बनाया और कई महीनों के बाद एक बेहतर सुधरा हुआ वर्जन मार्केट में उतारा। उन्होंने अपनी गलती से सीखा जरूर, लेकिन ये इनोवेशन की राह पर एक बहुत महंगा और शर्मनाक सबक था। अब तक हमने जिन गलतियों की बात की वो खराब प्रोडक्ट से जुड़ी थीं, लेकिन अब हम उन विवादों पर आते हैं जिनका लेना देना कंपनी के उन फैसलों से था जिन्होंने सीधे सीधे यूजर्स के भरोसे को तोड़ा। पहला मामला था महंगे फोन में विज्ञापन। जरा सोच कर देखिए, आपने करीब 1 लाख रुपए का एक प्रीमियम फोन खरीदा है और आपको उसके वेदर ऐप में, हेल्थ ऐप में और यहाँ तक कि नोटिफिकेशंस में भी विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। लोगों को लगा कि ये तो एक तरह का धोखा है। एक प्रीमियम डिवाइस पर ऐसा अनुभव भला किससे मंजूर होता? और फिर सामने आया गेम ऑप्टिमाइजिंग सर्विस यानी GOS का धोखा। इसमें सैमसंग ने जानबूझकर हजारों नॉर्मल ऐप्स और गेम्स की परफॉर्मेंस को पीछे से कम कर दिया था ताकि फोन गर्म न हो और बैटरी ज्यादा चले। लेकिन चालाकी ये थी कि जो बेंचमार्क ऐप्स होते हैं, मतलब वो स्पेशल ऐप्स जो फोन की स्पीड को टेस्ट करते हैं, उन्हें पूरी रफ्तार से चलने दिया जाता था। मकसद साफ था, टेस्टिंग में तो टॉप स्कोर लाओ और सबको दिखाओ कि हमारा फोन कितना तेज है, भली असल जिंदगी में यूजर को वो स्पीड ना मिले। तो जाहिर है, लोगों को यही लगा कि कंपनी सिर्फ झूठी मार्केटिंग के लिए अच्छे स्कोर बनाए रखना चाहती है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस कम करने का मुद्दा नहीं था, ये सीधे सीधे भरोसे पर एक हमला था और इसने कंपनी की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ देखें ना, तो सैमसंग का एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले वो एक विवादित फैसला लेते हैं, फिर जब लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं तो वो पब्लिक के सामने अपनी गलती मान लेते हैं और फिर सुधार करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को वापस बुलाना हो, विज्ञापन हटाना हो या फिर यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देना हो। तो अंत में हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, सालों की इन ठोकरों और सुधारों के बाद क्या सैमसंग ने वाकई यूजर को सबसे पहले रखने का सबक सीख लिया है, या फिर ये गलती, विरोध और सुधार का चक्र बस यूं ही चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।